एक ऐसा क्वेश्चन जो मुझसे कई सारे स्टूडेंट्स ने कई बार पूछा, और वो एक बहुत वैलिड क्वेश्चन भी है। आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट आवर फ्यूचर। क्वेश्चन ये है कि जब आप PT 365 को कवर करवा रहे हो, जिसमें आप बहुत सारे माइंड मैप्स को शोकेस करते हो और उसके थ्रू आप इस पूरी PT 365 को कवर करते हो, मगर इन माइंड मैप्स में जो आप बताते हो कि ये चीज़ें पढ़ना है, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी क्यों हैं जो PT 365 मैगजीन में हमें नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब क्या हम ये मान के चलें कि PT 365 मैगजीन जो है वो UPSC प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए काफ़ी नहीं है? तो इस बात का जवाब तो मैं चाहूँगा आप ही ढूंढो, मगर उस जवाब को ढूंढने के लिए मैं आपकी एक बड़ी छोटी सी मदद करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को PT 365 के कुछ टॉपिक्स दिखाऊंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि उन टॉपिक से रिलेटेड पूरे साल न्यूज़पेपर में कौन से आर्टिकल्स आपने पढ़े, और अगर आपने शिद्दत से पढ़ाई की है तो आप वो तुरंत पकड़ लोगे कि हाँ, ये चीज़ हमने इस आर्टिकल या इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ी थी, मगर वो इस मैगजीन में हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो कहने का ये मतलब है कि जब आप किसी भी ऐसी मैगजीन को पढ़ते हो जो बहुत कम पेजेस में आपको एक पूरे साल के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताती है, तो ये उसका कर्तव्य या दायित्व नहीं है कि वो हर चीज को कवर करे। ये एक स्टूडेंट का दायित्व होता है कि वो हर चीज को कवर करके जाए। अगर उसने साल भर पढ़ाई की है तो ये बहुत ही मेटिकुलसली डिजाइंड होती हैं मैगजीन्स, कोई भी संस्था की मैगजीन हो, बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर किया जाता है। मगर हाँ, इसमें सारे टॉपिक्स डाल पाना ना ही फिजिबल होता है और ना ही उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो मैगजीन्स हैं ये एक सीरियस स्टूडेंट को लास्ट टाइम में हेल्प करने के लिए बनाई जाती हैं। तो चलिए अब सीधे चलते हैं और देखते हैं कि आपको किस तरीके से इन मैगजीन्स को पढ़ना है, ताकि आप इस पूरे फंडे को समझ पाओ जिसको हम बड़े दिनों से फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे एक टॉपिक आपने देखा होगा, डी डॉलराइजेशन। ठीक है, डी डॉलराइजेशन का टॉपिक आप सबने देखा। अब यहाँ पे मैगजीन जिन चीज़ों को कवर करती है वो है, जैसे कि व्हाट इज़ डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी देश की करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनने के लिए कौन से डिटर्मिनेंट्स की ज़रूरत होती है। तो डी डॉलराइजेशन की बात है, इसने कैसे तुल पकड़ लिया पिछले कुछ टाइम में, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या चैलेंजेस हैं। कुछ इस तरीके से इस टॉपिक को मैगजीन में कवर किया गया है PT 365 में। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैगजीन में बताई गई हैं वो तो आपको पढ़ना ही है, बट ऑब्वियस सी बात है, मगर आपको कुछ और भी चीज़ें जो आपने न्यूज़पेपर से अलग अलग जगह से इकट्ठा की है उनको भी पढ़ना होगा। जैसे अगर एक करेंसी को इंटरनेशनलाइजेशन का दर्जा मिल जाता है या वो करेंसी इंटरनेशनलाइज हो जाती है, तो उस करेंसी को कौन कौन सी प्रिविलेजेस मिलेंगी। मतलब ये है कि यूपीएससी आपसे एक ऐसा क्वेश्चन बना के पूछेगा कि अगर हमारे देश की करेंसी इंटरनेशनलाइज करने में हम सक्सेसफुल होते हैं तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ों को हम अचीव कर लेंगे या इसके क्या क्या फ़ायदे हमारे लिए होंगे। आपको 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट वो बना के देंगे। यही वो पॉइंट्स हैं जो हमने न्यूज़पेपर्स से बनाए हैं। पूरे साल भर जब हम पढ़ते हैं ना, तो वो इसी के लिए पढ़ते हैं। तो जब आप इन पॉइंट्स को पढ़ोगे और समझोगे, तब जाके आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। वरना मैगजीन ने तो आपको वो इशू कवर करके दिया, मगर उसमें यह बात नहीं बताई कि अगर किसी देश की करेंसी इंटरनेशनलाइज हो जाएगी तो उससे फायदा क्या होगा। फिर आपको मैगजीन में यह चीज नहीं बताई गई क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, वो बेसिक का पार्ट होता है। ये इंडियन इकोनॉमी का कोर टॉपिक है, बेसिक्स, कि किस करेंसी का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आप उसको पढ़ के जाओ। अब मैगजीन ने ये चीज कवर नहीं की कि इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए हम कौन कौन सी स्टेप्स को ले रहे हैं। हाँ, उन्होंने 3 पॉइंट दिए हैं, बट दे आर वेरी ब्रॉड पॉइंट्स। उन्होंने एग्जैक्टली फेमा, फेरा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यूपीएससी इन पॉइंट्स के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यूपीएससी आपसे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को पढ़ते हो, वो आपसे इस स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट करके पूछेगा कि क्या
हमारे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की भी भूमिका है क्या टू इंटरनेशनलाइज आर करेंसी? और अगर है तो क्या हमारा ये अकाउंट फुल्ली कन्वर्टिबल है? ऐसा ही क्वेश्चन वो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे भी बना के पूछ सकता है कि क्या इसकी भूमिका है टू इंटरनेशनलाइज आर करेंसी, अगर है तो वो क्या है। इसी के साथ साथ इससे जुड़े हुए कुछ और भी टॉपिक्स हैं। अब आप खुद सोच के देखना कि अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ के ही नहीं जा रहे हो तो फिर आप पढ़ क्या रहे हो और पढ़ क्यों रहे हो। जो ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी है, इससे जुड़े हुए कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि करेंसी स्वैप। ये करेंसी स्वैप क्या होता है? जैसे कि फॉरेक्स स्वैप, ये स्टैटिक पोर्शन है, ये कोई भी मैगजीन कवर करके आपको क्यों देगी। आपने पूरे साल भर जब भी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी के बारे में पढ़ा, आपने वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में पढ़ा ही होगा। मैं ये मान ही नहीं सकता कि आप में से किसी ने वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट को न पढ़ा हो। आपने न पढ़ा हो कि किस तरीके से इंडिया और रशिया एक दूसरे देशों की बैंक में अपने अपने अकाउंट को स्टैब्लिश कर रहे हैं, और किस तरीके के अकाउंट को वॉस्ट्रो कहा जाता है और किस तरीके के अकाउंट को नॉस्ट्रो कहा जाता है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी और सिर्फ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी, रुपी या डी डॉलराइजेशन के बारे में, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे ये चीज़ कि डी डॉलराइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, ये दोनों टर्मिनोलॉजी कैसे सिमिलर है। अगर आपकी ये बेसिक ही समझ नहीं है तो आप मैगजीन में क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कंप्लीट करती है इस टॉपिक को, डेट इज व्हाट इज डी डॉलराइजेशन। अब देखो, जैसे एक और अगर हम इशू को उठाएं तो ये बात कर रहा है कि आईएमएफ कोटा को इंक्रीज करना चाहिए, है ना। बेसिकली वही जो हम बात पढ़ते रहते हैं कि आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में, यूनाइटेड नेशन में हमको हमारी सेइंग चाहिए, ठीक है। तो अब इस आर्टिकल में किस तरीके की चीज़ें कवर की गई हैं, जैसे आईएमएफ कोटा का फॉर्मूला क्या होता है, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, इंटरनेशनल रिजर्व, जीडीपी, ओपननेस, ये आपको पढ़ना है। आपको यहाँ पे पढ़ना है स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में। आपको यहाँ पे पढ़ना है आईएमएफ के बेसिक पोर्शन जैसे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में। अब ये तो हो गई, देखो, एक बहुत ही ओवर व्यू या मैं कहूँ ब्रॉड नॉलेज किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की, है ना। अब अगर आपको यही नहीं पता कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स और रिजर्व ट्रेंच नाम की दो अलग चीज़ें होती हैं, अलग चीज़ें होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखोगे कि उनको आज भी स्पेशल ड्राइंग राइट्स और रिजर्व ट्रेंच में डिफरेंस नहीं पता होता। अब ये पता होना ज़रूरी क्यों है? अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपको पता होना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपीएससी रिजर्व ट्रेंच पे क्वेश्चन पूछ चुका है, उसने स्पेशल ड्राइंग राइट्स लिखा ही नहीं था। अब बच्चों को रिजर्व ट्रेंच नाम ही नहीं पता है तो वो उस छोटे से और एकदम सड़े से क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाएंगे। तो यहां पे अगर आप सिर्फ इसको पढ़ के चले गए तो आपकी पढ़ाई भी व्यर्थ चली जाएगी, अगर आपने बेसिक्स क्लियर नहीं पढ़े तो अब अगर जैसे मैं आपको आईएमएफ के बारे में बताऊं, है ना, जैसे आपने मान लो कि आर्टिकल उठाया आईएमएफ के बारे में, तो ऐसे नहीं होती है पढ़ाई कि सिर्फ आपने आईएमएफ का एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ लिया और आप पहुंच गए कि हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है, क्या पूछ सकता है, मैं भगवान हूं। नहीं, आप पहले उसका स्टैटिक पोर्शन पढ़ के जाओ, आप आईएमएफ का स्ट्रक्चर देख के जाओ, हल्का सा, बिल्कुल ब्रॉड, कि अच्छा ये बोर्ड ऑफ गवर्नर और एग्जीक्यूटिव बोर्ड दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं क्या, ये दोनों जैसे देख ली, ठीक है। फिर आपसे जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल कि इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं आईएमएफ में जो पैसा लेंड करती है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के तो देखो। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के बारे में पूछा हुआ है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट के बारे में पूछा हुआ है। हाँ, इस इमरजेंसी फंड के बारे में नहीं पूछा है, अब वो पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर यहां पे जैसे हमने जो कोटा सब्सक्रिप्शन देखा था, जहां पे हमने जीडीपी, ओपननेस, ये तो आपको पढ़ना ही है, मगर आपको ये भी पढ़ना है कि जो कोटा का सब्सक्रिप्शन होता है वो कैसे होता है और किस मेंबर को कितने पैसे पे मिलता है। फिर जैसे हमने स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में पढ़ा, इसकी आपको बहुत बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सी करेंसीज इसके बास्केट में आती हैं। ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट है, क्या ये खुद एक करेंसी होती है? जवाब है नहीं, ये तो यूनिट होती है ऑफ अकाउंट। आपको पता होना चाहिए रिजर्व ट्रेंच और स्पेशल ड्राइंग राइट्स में एक बहुत बहुत मेजर डिफरेंस है, किसमें आपको लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, किसमें लोन पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने चीज़ें क्लियर नहीं की हैं, मैं आपको शॉर्ट ये चीज़ बता सकता हूं कि अगर इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा तो वो इतने हलवे क्वेश्चन नहीं पूछता है जैसा आपको दिख रहा है, वो अंदर जाके ही क्वेश्चन पूछता है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोल रहे हैं।
अब जैसे एक आर्टिकल अगर मैं यहाँ पे उठाऊं तो यहाँ पे फर्टिलाइजर सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अलग अलग चीजें उन्होंने बताई हैं, आपको सब बताया है ना। देखो यहाँ पे पीएम प्रणाम भी आपको दिखेगा, आपको गोवर्धन भी दिखेगा, सल्फर कोटेड यूरिया को यूरिया गोल्ड बोलते हैं, यूरिया सब्सिडी स्कीम भी दिखेगी, आपको सब दिखेगा। मगर आप लोगों को वो बेसिक चीजें नहीं मिलेंगी जो आपको स्टैटिक पोर्शन में पढ़ के जानी है। वो इकोनॉमी का स्तंभ है। तो अब इस स्तंभ में आपसे क्या क्या चीजें पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे N/P/K का रेशियो। वो आपसे पूछेंगे यूरिया और नॉन यूरिया में क्या डिफरेंस है। वो आपसे पूछेंगे कि जो हमारी सरकार है वो डायमोनियम फॉस्फेट पे, NPK, पोटाश, यूरिया, इस पे कितनी सब्सिडी प्रोवाइड करती है, अंदाजन, लगभग जिसे कहते हैं। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो ये यूरिया और नॉन यूरिया है इसमें सब्सिडी किसको दी जाती है, इसे कैसे रेगुलेट किया जाता है, इसका डिसाइड कौन करता है या कितने टाइम पीरियड में डिसाइड की जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि सब्सिडी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो यूपीएससी आजकल कैलकुलेशंस पे क्वेश्चन पूछ रही है। वो आपसे इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे कि यूरिया की सब्सिडी को कैलकुलेट करते हुए हम किन किन चीजों को संज्ञान में लेते हैं, और आपको वही चीज नहीं आएगी। आपसे वो कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेंगे कि यूरिया में डाल देंगे वो ऑन केजी बेसिस ऑन ईच न्यूट्रिएंट, यूरिया की सब्सिडी को कैलकुलेट किया जाता है। आधी से ज्यादा जनता इस पे हाँ लगा के आ जाएगी। बस यही तो डिफरेंस होता है एक सिलेक्टेड कैंडिडेट में और एक नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट में, कि उसको डिफरेंसेस पता होने चाहिए यूरिया और नॉन यूरिया में। आधी जंग तो आप वहीं जीत जाओगे। और फिर वन नेशन वन फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन बनाना हुआ तो वो पूछ लेंगे कि जो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये किसी क्रॉप को किस तरीके से फायदा पहुंचाते हैं। अब साइंस आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो तो अलग टॉपिक है। अरे इकोनॉमी में ही आएगा वो। नीम कोटेड यूरिया पे यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, क्या आप छोड़ के जाओगे इसको? आप खुद सोचो ये चीजें, ठीक है। अब जैसे आपने अभी पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में पढ़ा है ना। अब पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि सेंटर जो है वो कितनी ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट को देगा और क्यों देगा। उस ग्रांट के पैसे को स्टेट गवर्नमेंट कहां पे खर्च कर सकती है, जिस चीज में खर्च कर सकती है वो कौन सा प्रोजेक्ट है। वो इतने हलवे क्वेश्चन नहीं देंगे पीएम प्रणाम स्कीम पे कि लो पीएम प्रणाम तो पढ़ के आई होगे, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स को प्रमोट कर रहे हैं, लो इतना सारा सा क्वेश्चन दिया है तुमको, प्लीज इसका जवाब सही लगा देना। बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। फिर जैसे गोवर्धन के बारे में आपको एक लाइन लिखी हुई है मैगजीन में, उतने से काम नहीं चलेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा कि गोवर्धन स्कीम जो है क्या ये कोर स्कीम है। कोर स्कीम मतलब कि इट इज नॉट 100% फंडेड बाय यूनियन। ये कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ रही है, क्या आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन का सब कंपोनेंट। ये चीजें अगर आपको नहीं पता है, सोच के देखो। आपको अगर नहीं पता है कि पीएम प्रणाम स्कीम के लिए क्या कोई सेपरेट बजट निकाला गया है क्या, नहीं। जो फर्टिलाइजर सब्सिडी हम दे रहे थे क्योंकि वो बचेंगी, उसका पैसा सरकार के पास बचेगा, उसी को यहां यूज कर रहे हैं। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है ना, ये आपने कहां पढ़े, ये आप जब न्यूज़पेपर को पढ़ते हो, करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन को पढ़ते हो जहां पे टॉपिक्स को इलेबोरेटली कवर किया जाता है, वहां से आपको चीजें उठानी ही पड़ेगी। अगर आप इन चीजों को नहीं कर रहे हो तो अब आप ये खुद डिसाइड करो। अब मैं नहीं बताऊंगा आपको कि ये चीजें आपको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको कुछ आर्टिकल्स के थ्रू जो समझाने की कोशिश करी, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो मैं समझा पाया हूं। अगर हाँ तो चैट सेक्शन में नीचे जरूर बताना आपको चीजें क्या समझ में आई, ताकि जब मैं आप लोगों के लिए और ऐसे PTCC5 की वीडियोस लेके आऊं विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स तो आप उसको अप्रिशिएट कर पाओ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।